नमस्कार, विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। कहने के लिए आज 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन आज के नतीजों से कई बातें निकल कर आई हैं। भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था की जो परिकल्पना है, उस ओर हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे इशारा कर रहे हैं, जहां जनता ने सत्ता बदलने की परंपरा कायम रखी। पिछले कुछ चुनावों में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना और ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाना, ऐसी बातें आज देखने को नहीं मिली। इतिहास में आज ही के दिन 2003 में राजस्थान में वसुंधरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वहीं मध्य प्रदेश में उमा भारती भी आज ही के दिन मुख्यमंत्री बनी। और अब संजोग ऐसे बन रहे हैं कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा जताई है। तो ये हुई हिमाचल प्रदेश की बात। लेकिन गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बावजूद इसके इस बार भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली है। भाजपा रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत भी गई है और उधर आम आदमी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी घोषित कर दिया है। सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के खुश होने का उदाहरण शायद ही पहले कभी मिला हो। आज के नतीजों पर राय रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामा परिहार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा, राजनीतिक विश्लेषक विकास त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्ना सिंह भारद्वाज और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मृदुला शारदा। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रोफेसर मृदुला शारदा का रुख करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है और वहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं। अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो ये सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। तो लगता है मृदुला शारदा से संपर्क फिलहाल नहीं पड़ा है। फिलहाल हम दूसरे जो मेहमान हैं उनसे जानना चाहेंगे। रत्ना सिंह भारद्वाज हैं, जिनकी पार्टी को वहाँ हार मिली है और ये कहा जा रहा था कि इस बार किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर जनता ने वही किया जो आज तक वहाँ करती आई है। रत्ना सिंह। सभी को नमस्कार। और आज तो चुनाव में जो हुआ है तो मैं कह रहूँगी कि गणतंत्र की जीत है और अब डेमोक्रेसी की जीत है। और सचमुच आज देखा जाए तो चुनाव ने, डेमोक्रेसी ने सबको ही खुश कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में खुश है, कांग्रेस हिमाचल में खुश है और आम आदमी पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी का उनको एक वो मिल गया है, टैग मिल गया, तो वो उस पर खुश है। तो सभी लोग खुश हैं, लेकिन हम खुश हैं इसलिए कि हमने कर्म किया, हमने अपना बहुत ही हार्डवर्क और मेहनत किया, ज़मीनी मेहनत जो कहेंगे वो हमने किया। और मोदी जी के नेतृत्व में ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे मेरे जैसे तृणमूल कार्यकर्ता हो, हम लोग सभी मिलकर मेहनत करते हैं और मेहनत करके कार्यकर्ता की तरह हम लोग अपने पार्टी को लेके जाते हैं, लोगों के बीच में हमारे जो मैनिफेस्टो हो उसको लेके जाते हैं। और हमने जो पहले जो काम किए हुए हैं, और आज देखेंगे कि गुजरात में एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि आज इतने सालों में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और पिछले बार की जो आंकड़े थे इस बार के आंकड़े को कंपेयर करिए तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सोच है ये। लेकिन हमने जाना था कि 150 का टारगेट आएगा और अच्छा हुआ है। और ये मेहनत का नतीजा है, डिसिप्लिन का नतीजा है, एक हमारा आइडियोलॉजी है, उसको हम लेके चलते हैं, चाहे शासन में रहें या शासन से बाहर रहें, उन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं, सुशासन पे हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है और गुजरात में काम किया है। हिमाचल में बोलना चाहूँगी कि हिमाचल में 26 जो है आ रहा है वो दिख रहा है। वो भी ये है कि एंटी इनकम्बेंसी इज़ नॉट द फैक्टर दे। वहाँ पे लेगेसी है कि एक पार्टी नेक्स्ट पार्टी ऑल्टरनेट्स होती रहती हैं। लेकिन साथ में ये कहना चाहूँगी कि कुछ और फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर्स जो प्ले किए हैं रोल, जिसमें बहुत ही मेजर फैक्टर डिसिडेंसी का था, जो नाराज़ थे लोग, वो सभी फैक्टर्स हैं। ज़मीनी और भी फैक्टर्स हो सकती हैं, पर ऐसा कहेंगे कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लहर आ गई, वो नहीं कहूँगी। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है ये। जी रमन झा, आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि कई बार के हार के बाद आपको जीत मिली है और काफ़ी उत्साहित हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ता। ये जीत कैसे मिली, रमन झा आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या आपके जो नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं,
उनके धुआंधार प्रचार से उनकी कामयाबी आपको दिख रही है, या लोगों ने सत्ता बदली जो परंपरा रही है वहाँ की, उस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं गुजरात जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई देता हूँ। साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनने के लिए, और साथ ही उन्होंने एमसीडी में जो जीत हासिल की कल, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीती है, वहाँ का रिवाज रहा हो या है कि एक बार सरकार आती है जाती है, ये तो अलग मुद्दे हैं। चुनाव लड़े जा रहे थे विकास के मुद्दे पर, और निश्चित ही तौर पर कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगा है कि हिमाचल में जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। फिर मैं इसके लिए बधाई दूंगा कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मैदान में जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और पार्टी को जीत दिलाया। जीत हमेशा कार्यकर्ता का होता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक कार्यकर्ता काम न करे तब तक जीत संभव नहीं है। हो सकता है इसमें हमारी चूक गुजरात में ज़रूर हुई है, ये है, मानता हूँ मैं, लेकिन हिमाचल के जनता भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वोट परसेंटेज हमारा जो भी था, विभाजन हुआ या जो कुछ भी हुआ गुजरात में, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि हार तो हार है। उसी तरह हिमाचल में जीत हुई है, चाहे वो 15 सीट से जीत हो या 5 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ वहाँ के आम जनता को, आम कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और धन्यवाद के पात्र समझूंगा। उन्होंने अपनी कोशिश से वहाँ सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में थी, अब वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और यही कार्यकर्ताओं का मेहनत है। अगर कार्यकर्ता मेहनत करे कहीं भी, किसी भी राज्य में, तो वो सत्ता में बने भी रह सकते हैं और सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह चुनाव के जो रिजल्ट निकल के आए हैं, वो आप देखेंगे कि सब जगह जहाँ जहाँ निकला है यह चुनाव का रिजल्ट, गुजरात हो, हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव 95,000 वोट से जीते थे और अभी उनकी बहू तकरीबन 2,88,000 वोटों से जीती है, यानी 3 गुना। तो ये वहाँ उनके कार्यकर्ताओं का मेहनत रहा होगा। तो मैं इसके लिए कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। गुजरात चुनाव में जो हार मिली है, उसके लिए आपके कार्यकर्ताओं को आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं वहाँ पर जोरदार पार्टी प्रचार पार्टी ने किया? देखिए, गुजरात में आप कहेंगे कि ऑक्सीजन तो अपने आप वातावरण में मिल जाता है, ऑक्सीजन के लिए नहीं। हाँ, हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में वहाँ उत्साह कम रहा हो, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी और अंबानी जी, चारों लोगों को धन्यवाद दूंगा, खास तौर पे हम दो और हमारे दो को, क्योंकि उन लोगों ने जो गुजराती अस्मिता है, आज प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात से हैं, और दोनों व्यवसायी जो सरकारी संपत्ति को, खास तौर पर जितने भी सरकारी संपत्ति को खरीद रहे हैं, वो गुजरात से हैं। तो जनता तो नहीं खरीदी गई है ना, जनता ने सोच विचार कर वोट दिया होगा। जनता खरीदा। मैं जनता को क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए कि इन लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने यह प्रमाणित कर दिया इस बार चुनाव में कि वो भारत के बजाय सबसे ज़्यादा गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। गृह मंत्री ने प्रमाणित कर दिया कि वह सबसे ज़्यादा भारत के गृह मंत्री के बजाय गुजरात के प्रधानमंत्री है। तकरीबन 15 दिन तक वो डेरा डाले रहे वहाँ गुजरात में और प्रचार करते रहे, दिल्ली छोड़कर। अरे, भारत की राजधानी, भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के हैं, केंद्र के हैं, वो राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने वहाँ गुजराती अस्मिता पर चुनाव आप ये कह रहे हैं, और मैं एक बात और कह रहा हूँ, अगर उन्हें डर था कि अगर गुजरात भाजपा हारती है तो दूसरे दिन से ही गुजरात भाजपा में बिखराव स्वाभाविक था, होना था। इसी डर से पूरी ताकत पूरे केंद्र सरकार ने, कॉर्पोरेट हाउस में वहाँ। जी, रामा परिहार जी, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आज खुश हो रही है, तो क्या वजह है? क्या राष्ट्रीय पार्टी का जो एक दर्जा हासिल हो गया है इसलिए खुश हो रही हैं? क्या उन्होंने गुजरात में खाता खोला इसलिए खुश हो रही हैं, या दिल्ली में उन्होंने जो किया इसलिए खुश हो रही हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को, और मेरे जो सहयोगी दलों के नेता बैठे हैं उनको बधाई देता हूं कि आज उन्होंने एक गुजरात में और हिमाचल में अपनी अपनी सरकारों को जीत दिलाई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात की जनता को, जिन्होंने एक नए दल को, जो 6 महीने पहले वहाँ पे अपना प्रचार करने गई, उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत गुजरात में हुई है। ये इतिहास रहा है 75 सालों में कि वहाँ पे किस तरह की राजनीति चल रही थी, आपसी सद्भाव लोगों के बीच में रहा नहीं। लोगों को जो मुद्दे लोगों के सामने परोसे जा रहे थे वो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे शिक्षा की राजनीति शुरू की, वहाँ पे स्वास्थ्य की राजनीति शुरू की, बिजली पानी की राजनीति शुरू की, और गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कि आज हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गुजरात की जनता का। भाजपा का गढ़ रहा है गुजरात,
वहाँ पिछले 27 साल से एक छत्र राज रहा है गुजरात में, और कांग्रेस कभी भी उसको चुनौती देने में सक्षम नहीं रही है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे गई और उन्होंने अपना प्रचार इस तरीक़ा से किया कि भाजपा के कई बड़े नेताओं का, यहाँ तक कि भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52 रैलियाँ करनी पड़ी और एक आर्टिफिशियल स्कूल बना करके पहली बार 27 सालों बाद स्कूल जाना पड़ा। ये नई राजनीति की शुरुआत है। हम गुजरात की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस राजनीति को आगे भी हम सेवा समझ के करते रहेंगे और लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे। विकास त्रिपाठी जी, आपने इस चुनाव को करीब से देखा है और एग्जिट पोल के जो रुझान थे वहाँ से लेकर आज जो नतीजे सामने आए हैं, यहाँ तक की जो यात्रा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? आने वाले चुनाव पर इसका किस तरह से असर होगा और आज ये दोनों राज्यों का चुनाव क्या कह रहा है? सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूंगा कि आपको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात तीनों को एक ही पृष्ठभूमि में देखना होगा। आप तीनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते और आंकड़े स्पष्ट इंगित करते हैं कि दिल्ली के एमसीडी पोल में आप, गुजरात में भाजपा और हिमाचल प्रदेश में गुजरात, तो यह एक देश में लोकतांत्रिकरण का एक बहुत बड़ा संकेत है। राज्य की राजनीति अब केंद्र में आ गई है कि मतलब अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो आखिर हिमाचल में जीत के सबसे बड़े कारण क्या थे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत ही रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ पर उसने मुद्दों को ज्यादा केंद्रित किया, ना कि विचारधारा की लड़ाई में परिवर्तन किया इस चुनाव का, और वही उसके विजय का एक बड़ा प्रमुख कारण बना। दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में एक ट्राइपोलर कंटेस्ट दिख रहा था, उस तरह का ऐसा कोई भी माहौल हिमाचल प्रदेश में नहीं था। यह एक सीधी और स्पष्ट टक्कर थी कांग्रेस और भाजपा के अंदर। भाजपा में संगठन भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन संगठनात्मक रूप से हिमाचल प्रदेश में भाजपा कमजोर हुई थी। क्षेत्रीय आधारों को अपना मुद्दा बनाते हुए क्षेत्रीय मुद्दों पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और वही एक बहुत प्रमुख कारण बना उसके विजय का। अब जहां तक भविष्य में इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा वह तो स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा स्थापित करती है, तो यह एक लोकतंत्र में बढ़ते प्रतिस्पर्धा का एक बहुत बड़ा संकेत है। उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस लग रहा था कि एक हाशिए पे आकर खड़ी हो गई है, कांग्रेस का यह एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ रिटर्न समझा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आई और उसकी जो मेजॉरिटी है वो एक बड़ी मेजॉरिटी मानी जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है जहाँ पर वह करीब 40 सीट लाती है, तो यह एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ रिटर्न है। लेकिन खास तौर से मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, वह यह है कि इस चुनाव का जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव ज्यादा गहराई से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना और ओपीएस बड़ा मुद्दा बना और आगे चल के पूर्वोत्तर के राज्यों में भी चुनाव होंगे। अगर भाजपा चूंकि वह एक केंद्र में भी सरकार में है, अगर वह अपना एक मत स्पष्ट नहीं करती है कि ओपीएस पर उसकी क्या राय है, तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, जहां पर आगामी चुनाव होने वाले हैं और वहां पे विधानसभा में 1000 से 500 वोट भी बहुत महत्व रखते हैं और यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होने वाली है और यहाँ पर ओपीएस एनपीएस भी बड़ा मुद्दा बन सकता है, जो कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के रुझान से साफ स्पष्ट होता है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी राजनीति हावी हुई है।
साथ ही साथ संगठन की जी जो बिल्कुल, राजनीति है जो स्थानीय वह तो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में देखने को मिले हैं और उनका असर भी नतीजों पर देखने को मिला है। विकास त्रिपाठी जी, बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आज आए हैं और इन नतीजों से बहुत कुछ बातें निकल कर आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मृदुला सरदा। मृदुला सरदा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बातें कर रहे थे, विकास त्रिपाठी से पहले बता रहे थे कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा वहाँ था, स्थानीय मुद्दों ने इस चुनाव के नतीजों में थोड़ा सा असर डाला है। आपके हिसाब से कौन से ऐसे कारण थे जो इन चुनावों पर हावी रहे और उनका असर देखने को मिला नतीजों में? ऐसा है कि जो हिमाचल की राजनीति है ये वास्तविक रूप में दो दलों में वो रहती है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि केवल मात्र आप यदि वोटिंग परसेंटेज देखें तो केवल मात्र लेस देन 1% वोट पर सारा ये राजनीति, जो चुनावी राजनीति थी, वह आश्रित थी। और इसमें मेन मुद्दे ऐसा लगता है कि यदि आप केवल मात्र ओपीएस को ही महत्व दें तो शायद ये ऐसा नहीं है। कुछ हद तक इस मुद्दे ने प्रभावित किया है। और दूसरी बात देखने में क्या आती है कि यदि आप पूरा वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर सीट्स जो हैं काफी हद तक उन पर जो मार्जिन्स है वो काफी कम है। तो ना तो इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जा सकता है, ना इसको पूर्णतः ये कहा जा सकता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम ने इसको प्रभावित किया है। और जहां तक केवल मात्र 1% से नीचे की बात है तो ये जो है एक हल्का सा स्विंग जो है कि यदि आप पिछले चुनाव देखें तो लगभग 6% 7% एक काफी समय से ये पैटर्न चलता आ रहा है। तो यदि उस पैटर्न को देखें तो और इसकी तुलना करें तो हम इसको एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं कह सकते हैं। लोकल मुद्दों में आप यदि ओपीएस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो एक और चीज होगी कि एम्प्लॉइज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2002 ऑनवर्ड्स। और एक और सामने आया है कि जब वो सर्विस वोट काउंट हुआ है तो उसमें जो पहला राउंड था उसमें बीजेपी आगे जा रही थी। तो वो भी कहने का अभिप्राय ये है कि हम किसी पर्टिकुलर मुद्दे को इस चुनावी प्रक्रिया का हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से प्रभावित हुआ है। अभी हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे, जैसे आप कह रहे हैं, स्थानीय मुद्दे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के स्तर पर उनका एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। और दूसरी बात आप देखें कि कांगड़ा जो एक बहुत बड़ा 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जैसे हम भारत के उसमें राजनीति में कहते हैं कि यूपी से होकर यहाँ के चुनाव निश्चित किए जाते हैं, तो वो शायद कहीं कांगड़ा का पिछले 5 वर्षों में एक ऐसा प्रभाव बना कि वहां से भी इनको बीजेपी को सीट्स कम आई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मुद्दे नहीं, रीजनल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, रादर एक जो मिनिस्टर्स की हार है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो और तो बिल्कुल कम मार्जिन से इनका हारना जो है वो एक फ्लक्चुएशन है। कोई बहुत गंभीर मुद्दा जो है वो इस चुनाव का आधार नहीं रहा। 1% का अंतर रहा, मार्जिन रहा। लेकिन प्रोफेसर मृदुला, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थानीय मुद्दे पर आप बोल रही हैं और ओपीएस ही अकेला कारण नहीं था, हमारे आज सुबह से ही हम इस पर लगातार अपडेट देते रहे हैं दर्शकों को। उसमें एक बात और सामने आई कि वहाँ सेब की खेती करने वाले किसान भी कुछ समय से परेशान थे, उनकी फसल बर्बाद हुई थी, जिस पर शायद समय रहते कार्रवाई और उनको मदद नहीं मिली। और आज हमने प्रतिभा वीरभद्र सिंह की वो बयान हमने सुना चुनाव जीतने के बाद। उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम में जो सत्ताधारी दल है उन्होंने लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई, ये आरोप उन्होंने लगाया।
तो इस तरह की जो कई बातें सामने आई हैं, एक और बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में उन नेताओं को बाहर निकाला, टिकट नहीं दी, और वही काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया जो वहाँ काम नहीं आया। हाँ, ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन जहां तक आप कोविड के पीरियड की बात करते हैं तो कोविड के पीरियड में यदि हम अन्य राज्यों की तुलना में या फिर देखें भी, आई ऑब्जर्व personally in rural areas, I visited those areas, और during that period शायद हिमाचल में जो लोग जा भी रहे थे लाइक बिहारी लेबर वगैरह, तो वहाँ ऐसे इश्यूज मुझे वास्तविक रूप में देखने को नहीं मिले। और हिमाचल पहला भी अमंग द फर्स्ट स्टेट्स था जिन्होंने वैक्सीनेशन में अपना टारगेट कंप्लीट किया था। और ऐसा भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये भी फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट था लोगों में, ऐसा शायद, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शायद मार्जिन ज्यादा होते जी, है ना जी। तो केवल मात्र 1% का मार्जिन जो है वो शायद ना रहता। तो मे भी कि कुछ एक रिमोट एरिया में ऐसा हुआ हो, उनको मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, पर एक जो जनरल एटमॉस्फेयर था, कोविड का फोबिया था, इवन मैंने इस पर 1-2 स्टडीज कंडक्ट की थी, तो यहाँ पर बखूबी जो था भी निम्न स्तर पर, क्योंकि हिमाचल की 89% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन ऑल प्लेड देयर रोल वेरी वेल। तो भी मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा विषय नहीं शायद रहा होगा। जो ओपीएस को लेकर एक लोगों में सेंसिटिविटी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग, और खासकर उन एम्प्लॉइज में जो 2002 के बाद के हैं, उनमें भी वो कार्डर जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ दैट आपका जो कार्डर वोट है शायद वो 2002 के बाद का जो शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये जो बहुत छोटे मार्जिन है, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह, क्योंकि आपका सर्विस वोट खुला है, उसमें आपके देखा गया है, आप उसका सैंपल लेते हैं तो उसमें ज्यादातर ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत पीछे था। दैट वाज आल्सो एक बात तो समझ में आ गया प्रोफेसर मृदुला, एक बात समझ में आ गया कि जो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनका उतना असर नहीं रहा, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ 1% का मामला था और वही बीजेपी के फेवर में नहीं गया है, लेकिन आपने कहा कि कुछ हद तक बीजेपी ने वहां पर काम भी किए हैं, आपने खुद ही ऑब्जर्व भी किया है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि विकास त्रिपाठी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और वहां अगर इस तरह से ओपीएस का मुद्दा अगर काम करता है तो बीजेपी को सतर्क होने की जरूरत है। रत्ना सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर, आपकी क्या रणनीति होगी अगर ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए आने वाले चुनाव में? तो मैं कहना चाहूँगी, कुछ बातें अभी बहुत लोगों ने कहा है तो उन सब का भी कुछ बोलना ज़रूरी है। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ कहा है कि जैसे कि वहाँ पे गुजरात, सिर्फ प्रधानमंत्री गुजरात के ही रह गए और इतनी रैलियाँ करनी पड़ गई। आज मैं कहूँगी कि भाजपा वहाँ जीत गई क्योंकि भाजपा का वो गढ़ था, उसने जीत हासिल किया और प्रधानमंत्री ने मेहनत की, सबने मेहनत की। आज प्रधानमंत्री अकेले गुजरात की बात नहीं है, जहाँ हमने इलेक्शन हारी है, वेस्ट बंगाल, वहाँ भी प्रधानमंत्री करीब 30 से ऊपर उन्होंने रैलियाँ की थी और लास्ट फेज का जो रैली चल रहा था तभी ऑक्सीजन वाली इश्यू हो गई तो वो फटाफट दिल्ली मूव कर गए। तो आज ये अकेली बात नहीं है कि सिर्फ गुजरात हमारा गढ़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ से जन्म लिए हैं, उनका कर्म वहाँ था, लेकिन वो तो वाराणसी के भी हैं, तो बनारसी में भी उन्होंने रैली की है। तो अकेले ये कहना कि, और आप लोग टैग कर देते हैं, कांग्रेस वाले रीजनलिस्टिक बना देते हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात का नहीं, प्रधानमंत्री पूरे भारत का है। आप लोगों के लिए स्पेसिफिक प्रधानमंत्री एक जगह का हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो इशू नहीं रहती है। हम लोग गुजरात में भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं जहां हमने जीत हासिल की, और वेस्ट बंगाल जहां हमें पता था कि हम नहीं जीतेंगे, फिर भी हमने 3 से जाकर अपने 2 नंबर की डिजिट पे हम लोग हासिल किए, सिंगल से हमने डबल में चले गए और मेहनत हमने किया। वो कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री सभी के मेहनत की नतीजे के कारण हुआ। सो ये कहना कि सिर्फ गुजरात में रैली हुई और कहीं और नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि गुजरात में भी हुआ और वेस्ट बंगाल में भी हुआ और हर जगह
होगा जहां इलेक्शंस होंगी। नंबर 2 इन्होंने कहा, नंबर 2 मैं कुछ काउंटर करना चाहूंगी। नंबर 2 इन्होंने कहा कि सूट बूट की सरकार, इस मुद्दे से, इस आइडियोलॉजी से, इस मेंटालिटी से इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सूट बूट की सरकार, अदानी और अंबानी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अदानी के साथ गहलोत जी बड़ा एक प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया। कांग्रेस के सरकार ने, गहलोत जी ने राजस्थान में लागू हो चुका है। मैं रुकिए, बात यह है कि जब आप सूट बूट की कहते हैं तो आपकी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप मदद अदानी से ले लेते हैं, लेकिन जब आपको मोदी की उनकी वो करनी है, भर्त्सना करनी है, क्रिटिसिज्म करनी है, तो सूट बूट अदानी अंबानी ने बेच दिया। अरे अदानी और अंबानी भारतीय हैं और उन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं उसमें भारतीय के लोगों को ही, हमारे यंग बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं उसमें नौकरी हासिल कर रहे हैं, तो अपने लोगों को ही रोजगार मिल रही है। राजस्थान में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, आप वहां से अदानी को निकालिए पहले, फिर आपका हक बनता है कि सूट बूट की सरकार को आप गाली दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब मिला होगा, लेकिन इनका जो आरोप था वो था कि बड़े जो नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार करते हैं, छोटे छोटे जगहों पर भी जाते हैं और ज्यादा हर जगह करते हैं। सर आप क्यों बोल रहे हैं कि अकेले हम गुजरात में करते हैं? हमने वहां भी किया जहां पे हम चुनाव हारे हैं। हम आज मिजोरम में भी करेंगे, नागालैंड में भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे, केरल में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। ये बोलना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक राज्य में प्रधानमंत्री गए थे, ये गलत है। ये हमारा पैटर्न बनता है कि कहां पर कौन कितना करेगा। अरे आप अपना नेता का समझ लीजिए, आपके नेता तो गुजरात में आपकी इलेक्शन थी, लेकिन आपका नेता तो केरला में भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे थे। ये तो गलत बात होगी ना। आपके नेता नहीं करेंगे तो दूसरों पर मत करिए। आपके नेता 2 रैली किए गुजरात में, हमारे ने 30 किया। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी बातों का जवाब रमन जी देंगे। दो राज्यों के चुनाव नतीजे और इशारे अनेक, तो इस पर चर्चा जारी है। और ब्रेक से पहले भाजपा की रत्ना सिंह ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री पूरे देश में जाते हैं और प्रचार करते हैं, सिर्फ गुजरात में प्रचार नहीं करते हैं। जो आरोप था कांग्रेस प्रवक्ता, उनको जवाब देने का हम मौका देते हैं और इसके बाद विकास त्रिपाठी और रामा परिहार हमसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन रमन जी आपको मौका देते हैं इस वक्त। देखिए, अभी रत्ना जी ने कहा सूट बूट की सरकार, तो सबसे पहले तो मैंने सूट बूट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगा, आपकी पार्टी के नेता बार बार ये कहते रहते हैं। नहीं, उन्हें लगा शायद, मैंने एक मिनट सुन लीजिए, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था। तो दूसरी चीज़ है कि उन्हें लगा क्योंकि उनकी सरकार सूट बूट की है, तो उन्हें में स्वाभाविक है थोड़ा सा नाराजगी आ जाती है, कोई अगर उस तरफ इशारा कर दे तो। नाराजगी नहीं है भाई, दूसरी चीज़ है लॉजिक कि आपने कहा है कि अडानी और अंबानी, तो आज देश में जो पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं फायदे में है, उसे भी हमारे केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अडानी और अंबानी जी को बेच रहे हैं। स्वाभाविक है, पब्लिक सेक्टर में भी आप ये बताइए सर, प्लीज जनता के सामने बताइए सर, पब्लिक सेक्टर में जो जनता के सामने आज एक बात क्लियर करिए, राजस्थान में अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया कि मैं बताता हूं आपको, आपने किया ना सर, नहीं किया था, प्लीज एक बार बताइए, प्लीज बताइए ना, राजस्थान में आपने किया है ना, राजस्थान में आपने इन्वेस्टमेंट अडानी का मदद लिया है कि नहीं? लेकिन आज राजस्थान में आप लेंगे और बाकी गाली देंगे तो गलत है। रत्ना जी बोले राजस्थान में लिए कि नहीं? राजस्थान में अडानी अंबानी नहीं, कोई भी अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई भी हो जाएगा, नहीं सुन लीजिए, उनका स्वागत है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी सरकारी संपत्ति को अडानी और अंबानी को नहीं बेचा है, लेकिन किसने बेचा है? ये डिसइन्वेस्टमेंट है सर, किसने बेचा है? स्वाभाविक है, आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, और आप लोगों ने कितना बेचा है? 1947 से लेकर आज तक आपने कितना बेचा है सर? पब्लिक सेक्टर में भारत के लोग ही काम कर रहे हैं। दूसरे नहीं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, फिर हम डिस्टर्ब करेंगे, मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। करिए सर, खुल के करिए, कोई आशु नहीं है। पब्लिक सेक्टर में जो पहले से भी काम हो रहा था, तो वहाँ भारतीय बच्चे ही काम कर रहे थे, भारत के लोग ही काम कर रहे थे। कोई पब्लिक सेक्टर को बेचा नहीं गया, जितना कांग्रेस सरकार ने बेचा है, किसी ने नहीं। लेकिन अडानी और अंबानी को आप गाली मत दिया करिए। रत्ना जी, आपके सवाल को हम इनसे पूछ लेते हैं। रमन जी, अडानी और अंबानी से इतनी चिढ़ क्यों है कांग्रेस पार्टी? अडानी अंबानी से हमें चिढ़ नहीं है, हमें चिढ़ है सरकार की उन नीतियों से कि जो पब्लिक सेक्टर फायदे में है, जो सरकार जहां आम जनता, हमारे भारतीय लोग ही तो नौकरी कर रहे हैं। रत्ना जी ने कहा कि बाहर के लोग, पब्लिक सेक्टर में कोई पाकिस्तान से या तो आप इस बात का इशू बनाइए, आज अडानी और अंबानी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सरकारी संपत्ति जो फायदा में है उसे भी बेच रहे हैं,
आज एयरपोर्ट हमने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सेल बेच दिया, जेल बेच दिया, ऑयल सेक्टर बेच दिया, ओएनजीसी में शेयर दे दिया। आज की इस बात का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज है, रमन जी भटक मैं रहे कहना चाहूंगी, आज रमन जी ने खुद अडानी अंबानी की बात कही और अब अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात ले आ रहे हैं। डायरेक्ट आप से भटक गए सर, आप अपने मुद्दे से और कहीं हुई बात से भटक गए। सरकार को बेचा नहीं है जी रमन जी, हमने सरकारी संपत्ति अडानी और अंबानी को कम कीमत पर नहीं बेचा है। किसी ने नहीं बेचा सर, आप दूसरी लोगों बेच ने रहे बेचा हैं है, आप लोग, ममता बनर्जी बेच रहे हैं, हर कोई बेच दूसरी रहा है बात सर। बंगाल की बात कर रहा आज हूं। आपके इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट चुनाव में में बात कहा, की ना आपने, मोदी जी वो चुनाव में इन्वेस्टमेंट की प्रचार बात है कर रहे सर, बेचने वाली बात मोदी नहीं जी है। चुनाव में प्रचार आप क्या करने इन्वेस्टमेंट बंगाल भी गए करोगे, थे। आप मलाई लेकिन खाओगे बंगाल हार वो गए। सही है और दूसरे लोग बंगाल मेहनत हार कर रहे हैं गए। तो गलत हो जाता है। इसका ये तो बदला गलत आइडियोलॉजी है आज के सर, डेट में डबल फेस हो गया आप लोगों का भाई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों से इसका बदला ले रहे हैं। किस तरह से क्योंकि बदला बंगाल ले को रहे दो टुकड़ा करने जा रहे हैं। कहाँ? ये नई बात आ गई, ये कांग्रेस की नई आइडियोलॉजी आ गई, बंगाल की दो टुकड़े। राज्य की चर्चा ये लोग चला रहे हैं। कमता कौन पुराज बोल रहा है की बात सर? चल रही कौन है। बोल रहा है? ये खबर हमें नहीं मिली खबर है। नहीं बोला मिली है? जाइए, कौन सब बोला है? देखिए। देश का अब विभाजन से तो आप देख लोगों ने लीजिए। कर दिया, मोदी अरे और हमें अमित तो शाह कुछ पाकिस्तान नहीं का करने दो जा रहे हैं विभाजन सर, जी, ठीक है। कुछ नहीं करने पाकिस्तान जा रहे हैं का यहाँ पे। समझ आप लोग गए। गलत बात हमने लोगों में पाकिस्तान फैलाते हैं, रत्ना जी, हमने ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, तोड़ा, ठीक है, देश को ठीक है। आप लोग गलत समझ बात गए। लोगों में आज भेजते जो नतीजा हैं कर रहे सर, हैं। आप लोग गलत बात लोगों में संदेश देते जाइए हैं, फिर। गलत संदेश मत जाइए, दीजिए जाइए, कीजिए, आप गलत जाइए। संदेश मत दिया ABP कीजिए न्यूज़ सर, गंदे और संदेश आज आप लोग दे रहे हैं। ठीक है रत्ना जी, रमन सिंह जी आप थोड़ा सा चुप हो जाइए हमारे और रमन झा जी, रमन झा जी आप ठीक है। दोनों थोड़ा सा दूसरा शांत चीज हो है, जाइए। नहीं अगर नहीं, गुजरात अगर विजय मोदी जी को आप श्रेय देते हैं तो हिमाचल की हार भी मोदी जी को देना होगा। क्योंकि अगर विकास गुजरात में मुद्दा था तो हिमाचल में भी विकास मुद्दा होना चाहिए था। स्वाभाविक है गुजरात के बाहर लोग हिमाचल में मोदी जी को performance नकार रहे बहुत अच्छा हुआ है। हैं। मोदी जी को लोग नकार रहे हैं सिर्फ गुजरात के 1% बाहर। से वहाँ गुजरात में नहीं, कांग्रेस ठीक का है, हार ठीक किसको है, देंगे? राहुल गांधी ठीक है। को। गुजरात में जो कांग्रेस ने इतनी गांधी गंदी हालत हो गई है उसमें राहुल गांधी को दे दीजिए, उसमें राहुल गांधी को दे दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को आप लोग नहीं देंगे क्योंकि उसको पालना में आप लोग कब तक खिलाते रहेंगे भाई? मेक हिम राहुल के पीछे आज आप लोग गुजरात में हमें आगे बढ़ना होगा, इससे आगे निकलना होगा। रत्ना सिंह जी, नहीं, नहीं, हिमाचल आप मोदी जी की हार बोलते हैं, नहीं, तो रत्ना गुजरात सिंह की जी जो को जाइए, हार है, इतना समय नहीं कांग्रेस हमारे की पास। बहुत गंदी स्थिति है, उसका जिम्मेदार किसको बोलेंगे? प्लीज, गुजरात की रमन जो रमन झा जी, कांग्रेस की हार रमन है, जी, राहुल नहीं, गांधी को नहीं, दीजिए नहीं, भाई, नहीं, लेकिन आप लोग राहुल गांधी को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई वो तो भारत तोड़ो आंदोलन चल हमें रहा है। दर्शकों से क्षमा मांगनी पड़ेगी कि ये स्थिति हमें देखने को पड़ रही है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो बातों में लोगों को उलझाते हैं, समस्याओं और मुद्दों में उलझाते हैं, लेकिन क्या जो यथार्थ है उसको वो सामने नहीं रखते हैं। इसके लिए हमें दर्शकों से खेद है, लेकिन हमारे साथ जो और दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं उनको भी मौका देना जरूरी है। विकास त्रिपाठी जी, आज के जो चुनाव नतीजे हैं, आपने कहा कि वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर शायद वहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने अपनी बातें बताई, लेकिन आज के इस नतीजों में क्या निकल कर आता है? दोनों राज्यों के जो नतीजे हैं इसमें कोई निराश नहीं दिख रहा है, सभी लोग खुश हैं। आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, भाजपा थी, सबकी अपनी अपनी जगह हार हुई है, सबकी अपनी अपनी जीत हुई है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक चीज तो है ना कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि ईवीएम हैक होती है देश में। ये तो सही उस तरह से तो देखिए, नेगेटिव कैंपेन के कारण एक बहुत बड़ा जो इस चुनाव का संकेत है, जिसे तीनों राष्ट्रीय दल हैं। आज आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस और भाजपा पहले से ही राष्ट्रीय दल थे। तो जो एक सबसे बड़ा जो संकेत इस चुनाव से मिलता है वह इसी बात का मिलता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो किसान हो या कोई भी है, उसको अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। और जो आप 1% वोट शेयर का मार्जिन मान रहे हैं, तो आप ये जान जाइए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं छोटे छोटे, वहां पर 1% का मार्जिन सरकार बनाने और गिराने में बहुत सहायक हो सकता है। जो मैं तीनों दल के विषय में एक एक बिंदु रखना चाहूंगा। जैसे भाजपा का जो पूरा एक जो नीति रहता है कि विचारधारा, नेतृत्व का राष्ट्रीयकरण करके चुनाव में विजय हासिल करना, तो यह तो गुजरात में सहायक हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में और
दिल्ली के एमसीडी चुनाव में यह नीति बहुत सहायक साबित नहीं हुई। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने ना ही गुजरात में कैंपेन किया और ना ही हिमाचल में कोई बड़ी भूमिका रही। आखिरी के चरण में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे कैंपेन करती भी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी भी बहुत अधिक विजिबल नहीं रही। जो शीर्ष ने और आम आदमी पार्टी वहां पर एकदम विजिबल नहीं रही हिमाचल प्रदेश में। तो जो साफ संकेत है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको अगर आप नकार देंगे तो जनमत फिर आपके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखेगा। और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में हुआ और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को हुआ। तीसरा जो बात है कि संगठनात्मक राजनीति और मजबूत हुई है। तो संगठन, नेतृत्व, नीति, नियति, इन चारों चीजों कर एक साथ देखना होगा। और जो बात कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के आते हैं और गुजरात में कैंपेन किया, ऐसा मैं सही नहीं मानता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो मैं बनारस का कैंपेन देखा हूँ। बनारस में तो 2017 में वो रुक गए थे और उसके बाद बीजेपी के पास मोदी फैक्टर और उनका संगठन सबसे बड़ी शक्ति है और चुनाव में वो उस पूरी शक्ति को अर्पित कर देते हैं और वही उनके विजय का मूल मंत्र रहता है। लेकिन इन चुनावों में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वे बहुत गंभीर रूप से उभरे और यही जो बीजेपी को सेटबैक लगा एमसीडी में और हिमाचल प्रदेश में, ये छोटा सेटबैक नहीं है, ये एक बड़ा सेटबैक है। अगर बीजेपी इसका मंथन करती है तो शायद समझेगी, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य भी छोटे राज्य हैं और स्थानीय मुद्दे खासतौर से त्रिपुरा के चुनाव में और नागालैंड के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। रामा परिहार जी, आप आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा एक तरह से मिला है और आपके राष्ट्रीय जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये घोषणा भी बाकायदा आकर की है। हम अगर देखते हैं आमतौर पर तो कई बार कई पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, लेकिन वो अगले कार्यकाल तक नहीं टिक पाती हैं और अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देती हैं। आपके नेता कई बार हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं और आज ही कई बार आए, उन्होंने कहा कि हम अपना जो पहुँचने का सिलसिला है वो बढ़ाएंगे, अलग अलग राज्यों में अब बढ़ेंगे, हम जाएंगे। आप इसे किस तरह से अपनी रणनीति को ले जाना चाहते हैं, अगर इन दोनों राज्यों के चुनाव को देखें तो और दिल्ली के चुनाव को देखें तो? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। एक मकसद के लिए, एक जनमत को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है। आप हमारा जो सफ़र है वो देखिए, दिल्ली से हमने शुरू कर करके फिर पंजाब और गोवा होते हुए आज हम गुजरात में इस स्थिति में है कि 13% वोट हमने हासिल किया। पहली बार हम लोग चुनाव लड़ करके 40 लाख से ज़्यादा वोटरों ने हमें अपना प्यार दिया है, अपना स्नेह दिया है। आम आदमी पार्टी एक विजन लेके चल रही है। इस तूतों की लड़ाई में बैठ करके मैं चुपचाप सुन रहा था, ये 75 सालों से यही चल रही है। इसमें कहीं कोई मुद्दों की बात नहीं होती है, न किसानों की बात होती है, न बेरोजगारी की बात होती है, न महंगाई की बात होती है, न जो अन्य मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसी बात की कोई मुद्दों पर लड़ाई नहीं होती है। इनकी लड़ाई तू में होती है। हम यहाँ पे मेक इंडिया नंबर 1 प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं, किसी अदानी को नंबर 1 बनाने के लिए नहीं निकले हुए हैं। ये आंदोलन अदानी पर ही आ गए। जी हाँ, यहाँ लड़ाई अदानी की चल रही थी। अदानी आज नंबर 2 पे पहुंच रही है, हम अदानी को आज नंबर 2 नहीं पहुंचाने के लिए निकले हुए, हम इंडिया को नंबर 1 पहुंचाने के लिए निकले हुए हैं और उसी मकसद को आगे लेकर के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ फिर एक बार समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और विकास त्रिपाठी के पास जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव नतीजों पर बात कर रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि विकास त्रिपाठी के पास जाएंगे, क्योंकि जो बातें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उस पर टिप्पणी लेनी थी उनकी। लेकिन हमें लगता है कि जो बातें विकास त्रिपाठी ने पहले कही कि इस चुनाव में जो प्रचारक थे, स्टार प्रचारक या नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी और हिमाचल प्रदेश में जनता ने वही किया जो हमेशा करते आई है। वहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी ने वहाँ की कमान संभाल रखी थी।
लेकिन क्या प्रियंका गांधी का जादू हिमाचल प्रदेश में चला? लेकिन पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला था। इसलिए हमें जाना पड़ेगा रमन झा जी के पास में। प्रियंका गांधी ने जो काम हिमाचल प्रदेश में किया वही पिछले चुनाव में क्यों नहीं दिखा? क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव का कमान संभाल लेना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी फिर कर रहा हूँ कि चुनाव में नेताओं का एक प्रभाव तो रहता है, लेकिन ये सच है कि अगर कार्यकर्ता सही ढंग से काम करे ग्रास रूट पे, बूथ लेवल पे, तो विजय कार्यकर्ता ही दिलाता है। प्रियंका जी का नेतृत्व वहाँ रहा। प्रियंका जी के वहाँ जाने से, वहाँ प्रचार करने से जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह बढ़ा और उन्होंने अपनी जी जान लगाकर पूरी मेहनत की और इसका यह नतीजा हुआ कि आज हम हिमाचल में सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं। भाजपा को वहाँ हराने में हम सक्षम रहे हैं। वहाँ हमारी सरकार नहीं थी, वहाँ भाजपा की सरकार थी। भाजपा आज वहाँ हारी है और हम जीते हैं। गुजरात में भाजपा ने उस चुनाव को तो ऐसा भी देखा जा सकता है रमन जी ने कि बिना नेतृत्व का भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आपने कहा, देखिए, आपने ही कहा कि प्रियंका का, देखिए आज वही बात है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया। हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने रिसोर्सेज थे हम उतना यूज कर सकते हैं। हमारा छोटा दल है और हम गुजरात जैसे बड़े राज्य में आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। गुजरात जैसे बड़े राज्य में हमारा पहुंच गए। राष्ट्रीय आप पार्टी अपनी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो गुजरात जैसे बड़े राज्य में तो आपका रिसोर्स पहुंच गया, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे राज्य में आपका रिसोर्स नहीं। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है। उसके बाद में हमारे जो प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, उनको 6 महीने तक वही बात है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया जी। रत्ना सिंह जी, गुजरात चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये ठीक है कि आपने रिकॉर्ड जीत वहां से हासिल की है, लेकिन आप इसे किस तरह से लेना चाहेंगी? क्योंकि गुजरात में आपने कई मुख्यमंत्रियों को बदल दिया और जनता को संदेश दिया कि कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा उसको बदला जा सकता है। ठीक है, ये संदेश गया, लेकिन आपने जो गुजरात में काम किया था, वहाँ के कई जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट नहीं मिला। यही काम आपने हिमाचल प्रदेश में भी किया, तो यही काम आपको गुजरात में फायदेमंद साबित हुआ और यही हिमाचल प्रदेश में घाटे का सौदा रहा। आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या यही रणनीति आगे भी रहेगी या अब बदलेगी? देखिए, हम लोग तो एक बात बताते हैं कि भाजपा में जो है, जो सरकार में रहते हुए यदि कोई काम नहीं करता है तो डेफिनेटली उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये तो हमारी आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है कि भाई काम करना पड़ेगा। और बहुत स्ट्रिक्टली मोदी जी और जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया है कि भाई परफॉर्म करिए या पेरिश करिए, आप अपना सीट छोड़िए। तो ये रहा, गुजरात में रही तो बात वो काम आई। मैं ये कहना चाहूँगी कि हिमाचल में बहुत सारे मिक्स्ड फैक्टर्स थे जिसके वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं। और साथ में मैं तो अपनी पार्टी का कहूँगी, मैं कांग्रेस का भी यही कहूँगी कि लोकल नेतृत्व वहाँ पर कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग है वहाँ पर। ये तो मैं कहना ही चाहूँगी कि जो उनकी लेगेसी वाली जो थी, वीरभद्र सिंह की जो कहानी चलती आ रही है, वो भी स्ट्रांग थी। अपने फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीज़ें हैं हिमाचल में। ये नहीं बोलूँगी कि ओनली वन फैक्टर ही प्ले किया है रोल, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर वहाँ पर इश्यूज आई हैं। और डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनको टिकट नहीं दी गई, वो इंडिपेंडेंट जाके खड़े हुए, तो उनकी तो अपनी एक वोट बैंक रही है। और वो वोट बैंक जो होती है, वो वोट जो होते हैं वो विमुख हुए भाजपा से और उनको भी वो भी बहुत हुआ। और हिमाचल में मार्जिन्स 400 500 ये सारी वोट के मार्जिन से लोग जीतते हैं, हारते हैं। तो इसीलिए सरकार आती है जाती है, वहाँ पर दोनों चीज़ें रहती हैं। जैसे कि बताया गया कि 1% वाली बात है, और पिछले बार तो जब कांग्रेस हारी थी तो वो 4 या 6% से हारी थी। तो चीज़ें ये हैं कि हाँ, जरूर आत्ममंथन की समय की बात है। नज़ाकत तो यही है कि हम लोग आत्ममंथन करेंगे, और ऐसा नहीं कि भाजपा नहीं करती है। भाजपा हर एक चुनाव से हम लोग मैसेज लेते हैं, सीखते हैं, हताश नहीं होते हैं। चाहे हम पावर में रहें या पावर में ना रहें, हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेके बढ़ते रहते हैं। और आज कहाँ 2 से हम आज इतने जगह पर आ गए, वही आइडियोलॉजी के और सिद्धांत को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। जरूर आत्ममंथन होगा। 2024 हमारे सामने है और लोकसभा चुनाव को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। हर चुनाव को हम एक उत्सव की तरह लेते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, और युद्ध की तरह हमें मैदान में उतरते हैं, योद्धा की तरह। और उस युद्ध में हार भी मिलती है, जीत भी मिलती है। जीत में खुश होते हैं, लेकिन हार में हम कभी दुखी नहीं होते। जी, विकास त्रिपाठी जी, अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर आप इसका विश्लेषण कर पाएँ कि गुजरात के जो नतीजे हैं वो बीजेपी इसे किस तरह से लेगी, क्योंकि गुजरात में जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनको रिझाने की कई बार कोशिशें पार्टी करती हैं, लेकिन इस बार जो नतीजा आया है बीजेपी के पक्ष में गया है, लेकिन वही नतीजा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा है। क्या आगे भी बीजेपी इसी तरह से आगे चलेगी? जो रणनीति उन्होंने गुजरात में अपनाई है, आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर में चुनाव होने हैं,
क्या यही रणनीति होगी या कुछ अलग भी होगी? देखिए, गुजरात की रणनीति पूर्वोत्तर के लिए बहुत सहायक नहीं होगी। आपको समझना होगा कि जब गुजरात एक बहुत बड़ी विजय है, एक ऐतिहासिक विजय है, लेकिन हर राज्य के अपने एक स्थानीय राजनीति होती है और उसका एक विशेष प्रभाव होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और नेतृत्व से चलने वाली पार्टी है, तो और इसका एक कैडर है। लेकिन जो कोर वोटर होता है वो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का एक सीमित वोटर होता है। इसीलिए पार्टी वोटर्स को रीच आउट करने के लिए एक डेवलपमेंट का नैरेटिव और लोकल पॉलिटिक्स पे काफी बल देती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का मैं फिर से कहूंगा एक साथ अध्ययन होना चाहिए कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लगभग पार्टी की रणनीति वही रही कि पूरे कैंपेन का राष्ट्रीयकरण और पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े गए। और मेरा ये मानना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वहां पर पार्टी को इस बात को समझना होगा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि जब भी सरकार को परिवर्तन की बात आती है तो विपक्ष हमेशा एक आंदोलन के रूप में अग्रसर होता है, और वह एक जो कि हिमाचल में कहीं ना कहीं से छूट सेंध लगी है। ओपीएस को भले हम न तवज्जो दें या छोटे स्थानीय मुद्दों को न तवज्जो दें, लेकिन इसी तरह से कैडर और वोटर मोबिलाइज होते हैं विपक्ष के। और जहां तक पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 1000 और 500 मतदाता भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और जो 1% मार्जिन आपको हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है, अगर 1 से 2% का मार्जिन इधर से उधर होता है तो पूर्वोत्तर के खास तौर से त्रिपुरा और नागालैंड की राजनीति में छोटा मार्जिन ठीक है, एक बड़ी राजनीति बदल सकता है। आखिरी कमेंट रमा परिहार जी से लेना चाहेंगे। रमा परिहार जी, आप गुजरात गए तो वहाँ पर आपने कहा कि जो भारतीय नोट हैं उस पर हिंदू देवी देवताओं की छाप होनी चाहिए, और आप फिर जब दिल्ली हरियाणा की बात करते हैं तो दूसरी रणनीति होती है। क्या आपको लगता है कि आपने गुजरात में सभी तबकों को खुश करने के लिए काम नहीं किया, विशेष तबकों के लिए आपने कुछ काम किया था और इसीलिए आपका वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है? आने वाले दिनों में आप हरियाणा जैसे राज्य में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश होगा, क्या रणनीति बदलेगी? देखिए, जहाँ तक नोटों की बात करें, ये एक आस्था का विषय है और हर हिंदू आदमी चाहेगा कि अपनी आस्था को उजागर करे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी आस्था बताई थी और एक प्रधानमंत्री जी को आवेदन किया था कि हाँ ये आप करिए, इससे हमारे देश में उन्नति मिलेंगी, उसमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और हर मुद्दे को, गुजरात के हर मुद्दे को हमने अपने तौर पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी का नतीजा है कि पहली बार हम लोग चुनाव लड़ करके 13% वोट लेके नोटों पे देवी देवताओं का फोटो छापना, मैं ये अपनी आस्था का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं, आस्था का विषय। नोटों पे हिंदू माने देवी देवताओं का फोटो छापना, मैं कहना हूँ, मेरा कहना है कि ये देवी देवताओं का एक अपमान है, क्योंकि नोट आम जनता में कई तरह से जाती है। दूसरी बात है, ये आस्था अपनी आस्था रहती है। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, हम लोग पॉकेट के अंदर भगवान की फोटो रखते हैं, वो भी एक आस्था का विषय है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत है और सही है कि गुजरात में भाजपा, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूं। सवाल मेरे से था, आप तो डिस्टर्ब नहीं करें। 1985 में कांग्रेस ने 149 जी, सवाल मेरे से था, गुजरात के बारे में था, देश के बारे में था, हरियाणा के बारे में था। आप मेरे को बात करने रमन झा जी, क्या आपके पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव में रहेगा या हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देखते हुए आप चुनाव से बाहर रहेंगे और इसी तरह चुनाव जीतेंगे? संक्षिप्त दीजिए, 10 सेकंड का समय। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो हो, केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य नेतृत्व हो, बनाता है। तो स्वाभाविक है, नेतृत्व तो स्ट्रेटेजी को बनाएगा ही, प्लानिंग करेगा ही, और हम कार्यकर्ता को और उत्साहित करेंगे कि पूरी जोर के साथ वे आम लोगों के बीच जाए। महंगाई का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, ये सब चीज को लेकर आम जनता के पास जाए और हम केंद्र से इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। जनता के बीच जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता के बीच जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि राजनीति किस करवट लेती है। आने वाले दिनों का चुनाव पर हमारी पैनी नजर रहेगी। फिलहाल आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।